हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। आप सब लोगों का स्वागत है आज के डेली न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पे हम लोग अलग अलग दिन के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को पिक करते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें अभी हम लोगों को ना थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैं हाईलाइट आप लोगों के साथ डिस्कस करता था कि ये न्यूज़ है और ये इस हमारा GS 1 2 3 या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेलिंग में भी जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनको शायद उतनी ज़्यादा हैंड होल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि अच्छा, आर्टिकल तो बता दिया लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है हम लोगों को। क्लियर? तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जो वो यहाँ पे चेंज किया है स्पेसिफिक सेक्शन में, जहाँ पे एक बेसिक सा आउटलाइन और हर एक पैराग्राफ में आपने कौन कौन सी चीज़ को पिक करना है, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा फ्लो बन जाए और जब आप लोग किसी भी आर्टिकल को रीड करो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अल्टीमेटली जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के पढ़ना है। क्लियर? आप लोग खुद अखबार पढ़ने की जो वो आदत डाली, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल रहेगा, 2-3 महीनों के बाद होपफुली जो पिछले 1-2 महीनों से इसको फॉलो कर रहे होंगे उनकी न्यूज़पेपर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद हुई होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, उसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर, वोकेबलरी के ऊपर, आपकी एनालिटिकल रीजन के ऊपर जो है वो डालता है। तो न्यूज़पेपर ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं लगाना है कि 3 घंटे लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 लगा दिए। क्लियर? क्योंकि बाकी चीज़ें भी आप लोगों को साथ साथ में मैनेज करनी होती है, तो एक टाइम रखिए, चाहे उसमें पूरा ना पढ़ पाओ अखबार, थोड़ा ही पढ़ो, थोड़े थोड़े से शुरुआत करो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अखबार जो न्यूज़पेपर जो है वो उसके ऊपर आपका नियंत्रण जो है वो स्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। और अखबार पढ़ने के लिए आपको ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट के बारे में जो वो आइडिया होना चाहिए। तो इसी कंसेप्ट से जो है वो आज का जो वीडियो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज है 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल में हम लोगों को लगभग न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी हाइलाइट्स देखने को मिली उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत सारी न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ ऐसी हैं जो हम लोग पिछले 1-2 दिन में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो यही कारण है कि बार बार जो उनको हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो बड़ा रेयरली होता है कि अखबार के अंदर जो उनको कवर किया जाता है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि कभी एक या दो बार कोई न्यूज़ आई वो हमें देखने को मिलती है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो है उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस तरह की जो न्यूज़ है उनके ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान केंद्रित किया करिए। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि GFCF से रिलेटेड। अगर हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या पब्लिक सेक्टर के द्वारा किसी एक देश में की जाती है, वो बेसिकली जो है वो GFCF उस देश का कहलाती है। तो जब भी हम लोग GFCF की बात करेंगे तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड है, जहाँ पे एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है 2011-12 के बाद, कि हमारे देश में जो, अगर मैं GDP की परसेंटेज की बात करूंगा तो वहां पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। क्लियर? ध्यान रखना, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, नंबर की अगर हम बात करेंगे तो एनी डे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो वो प्राइवेट और सरकारी दोनों के द्वारा किया जा रहा है। नंबर में इंक्रीज है, लेकिन परसेंटेज ऑफ GDP जो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका है कि कितना देश कमा रहा है और उसमें से कितना परसेंट कौन कौन लगा रहा है, तो उस तर्ज के ऊपर जो भी आर्टिकल डिजाइन है, जहां पे बेसिकली यूएसए के साथ कंपेयर किया गया है कि किस तरह से वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट जो वो हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो पहला हिस्सा आप लोग इसके अंदर देखोगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। दूसरा हिस्सा आप देखोगे कि जो डाटा है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनके ऑब्जर्वेशन है, वो डाटा देंगे कि किस तरह कितना कितना परसेंट जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तीसरा है रीजंस क्या है, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप लोग रीजंस की बात करोगे तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को जो वो यहाँ पे पिक किया गया है, जहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव दिया गया, उसी को ही काउंटर भी इस आर्टिकल के अंदर किया गया। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, जहाँ पे आप लोग इसको पढ़ोगे तो एक अच्छी जानकारी, अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों की स्पेसिफिकली जो GFCF से रिलेटेड बिल्ड होगी। तो सबसे पहले जो है वो देखिए, इसी आर्टिकल को यहाँ पे पढ़िए। तो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो इसी से रिलेटेड है। पहला आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से जब हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस के ऊपर परसेंटेज देखेंगे, तो 2011-12 से लेके अभी तक जो हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो प्राइवेट GFCF है, उसमें हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो इसकी भूमिका बांधी गई कि ये बेसिकली आर्टिकल किसके ऊपर आधारित है। दूसरी चीज है, व्हाट इज GFCF एंड व्हाई डज इट मैटर। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस, इसकी जो रेलेवेंस है वो क्या है, किस तरह से डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर वहां पे खर्चा कर रहा है, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो वो डेवलप हो सके। तीसरा है, व्हाट इज द ट्रेंड सीन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे डाटा दिया गया है, जहाँ पे डाटा अगर आप लोग देखो, देखिए जब हम लोग आजाद हुए तो स्पेसिफिक टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो उस तरह की थी कि मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता था। 1991 में यहाँ पे लिबरलाइजेशन
की गया हमारी इकोनॉमी का, और उसके बाद हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसने भी प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी शुरू की। तो देखिए यहाँ पे डाटा क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं बिफोर लिबरलाइजेशन वाले टाइम पीरियड के, तो जितनी टोटल जीडीपी थी उसका 10% के आसपास जो वो प्राइवेट सेक्टर का जीएफसीएफ हुआ करता था। क्लियर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और अगर हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे 2007-8 में, तो यही परसेंटेज जो वो 27% जो वो इंक्रीज होगी। क्लियर। 10% होता था वो 27% तक पहुंच गया। लेकिन 2020-21 की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है वो 19.5% जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो आप एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये डाटा आ गया जिसके बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आधारित है। उसके बाद है व्हाई हैज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग रीजंस दिए गए हैं। तो जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा रीजन हम लोगों को ये लगता है कि मान लीजिए अगर मेरा ही खर्चा कम है, मतलब मैं एक आम इंसान हूं, हम सारे लोग आम लोग हैं, अगर मेरा ही एक्सपेंडिचर कम है तो जब मैं खर्चा ही कम करूंगा तो प्राइवेट सेक्टर जो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो एक रीजन ये दिया गया, दैट इज लो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, दिस कुड बी दी वन ऑफ दी पॉसिबल रीजन जिसके कारण जो हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये पहला फैक्टर जो यहाँ पे बताया गया, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो डिमांड ही रेज करेंगे, डिमांड नहीं होगी, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपको होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो अगला पैराग्राफ है उसमें इसी को ही काउंटर किया गया। उसमें इसको कैसे काउंटर किया गया कि किस तरह से 1951-52 में जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था, जितना टोटल हमारा परसेंटेज है उसका 90% होता था। क्लियर। लेकिन अभी आते आते वो 52-53% हो गया। तो अगर इसमें जो है वो हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला, या उस हिसाब से हम लोग देखें कि अगर हम लोगों को जो इसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो 1951-52 में तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो हम लोगों को ऑलमोस्ट जो वो 90% ऑफ द जीडीपी जो वो देखने को मिल रहा था। क्लियर। तो उस हिसाब से तो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, आज जो और कम होना चाहिए था। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम पे आप देखें तो उस टाइम से तो आज ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में जो हम लोगों को डिप होता हुआ देखने को मिला, तो एक काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे दिया गया। दूसरा रीजन यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से 90s के बाद जो है वो जब लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ने काफी प्रोएक्टिव मेजर्स जो अख्तियार किए, जहाँ पे इंसेंटिव्स दिए गए प्राइवेट सेक्टर्स को, जिसके कारण जो है उनकी इन्वेस्टमेंट में हमें इजाफा होता हुआ देखने को मिला। तीसरा रीजन जो है उसका ये भी दिया गया है कि शायद पब्लिक सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, इतना ज्यादा खर्चा कर रहा है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन परसेंटेज वाइज जो उसमें डिक्रीज हो जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वो आज भी जो सरकार है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, जहाँ पे सरकार जो वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिक चीजों के ऊपर कर रही होती है। क्लियर। तो ये दो तीन फैक्टर्स, दो तीन रीजन जो हम लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर देखने को मिले कि क्या जो है उसका रीजन हो सकता है। तो इस आर्टिकल को जो आप लोग इस तरह से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं, स्पेसिफिकली पैराग्लाइडिंग करते हुए कुछ समय पहले हमने बीड़ बिलिंग के अंदर भी देखा। तो उसी के तहत जो वो कुछ सेफ्टी मेजर्स की जो बात है वो की गई है, और ये बात जो है वो की गई है मानसी सहाय ठाकुर जो कि डायरेक्टर है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन की। क्लियर। तो उन्होंने जो वो सारे के सारे जो डिप्टी डायरेक्टर्स एंड डीटीओज हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर्स हैं, क्लियर 10 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको जो वो बताया है कि किस तरह से जो आप लोग प्रॉपरली जो ट्रेनिंग्स हैं उनके ऊपर पूरे का पूरा ध्यान जो वो केंद्रित करिए। उसके साथ साथ बाकी जानकारी भी दी गई है कि जो हिमाचल प्रदेश एरो स्पोर्ट्स रूल्स हैं 2022 के, तो इनको जो वो थोड़ा सा आप लोगों को रीड करना पड़ेगा। क्लियर। और हम लोग भी इसके ऊपर जो एक जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग की बात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली, जिसके द्वारा जो है वो पोंग डैम में 150 के आसपास जो पैराग्लाइडर्स हैं उनको ट्रेन किया गया। तो इस तरह की जो बेसिक सी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, तो ये दो चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे चांसेस है, मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं और क्या स्टेप्स अख्तियार किए गए हैं। तो उसमें जो पॉलिसी सरकार चेंज करने की कोशिश और कर रही है, जो रूल्स है उनके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज क्लैश ऑफ एस्पिरेशंस। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी। ये बेसिकली दो थीम्स को लिंक कर रहा है। दो थीम्स को कैसे लिंक कर रहा है, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा क्या है। कल हम लोगों ने एक आर्टिकल जो है वो देखा था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जहाँ पे बताया गया था कि हमारे यहाँ पे किस तरह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम लोगों के फेवर में है। क्लियर। कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो हमारी यंग पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ ही कुछ टाइम पहले, इसके ऊपर तो एक महीने पहले की आई थिंक बात होगी, यानी कि ILO की एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ पे बेसिकली बताया गया था कि हमारे यहाँ पे जो लेबर है उसकी है ना, उसका जो प्रॉपर नेचर है वो किस तरह से है, जहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो ये जो आर्टिकल है इसमें इन दोनों चीजों को जो वो लिंक किया गया है कि किस तरह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे अगर हम लोग इन जनरल बात करेंगे तो यहाँ पे भी इसको हाईलाइट किया गया है कि हम लोगों की जो एवरेज मीडियन एज है वो 28 ईयर्स है। क्लियर।
और हमारे यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है तो 100 लोगों के ऊपर जो वो सिर्फ 40 लोग जो है वही डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब या तो बच्चे हो गए, या तो एल्डरली हो गया, तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए। क्लियर। तो जब हम लोग बात करेंगे इस वाले की, तो ये काफी अच्छा रेशियो है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपके पास लोग सरप्लस है। क्लियर। और डिपेंडेंसी जो है वो उनके ऊपर रिलेटिवली कम है। वो देश जहां पे उल्टा रहता है, डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, उन देशों के लिए जो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास लोग काम करने वाले कम होते हैं और डिपेंडेंट जो वो ज्यादा होते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे देश के लिए जो ये चीज फेवरेबल है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है ये इसकी नेगेटिव साइड की बात करेगा। ये आर्टिकल बेसिकली इसकी नेगेटिव साइड की बात करेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पॉजिटिव साइड है वो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन नेगेटिव साइड जो है वो उसका जिक्र आप लोगों को इस आर्टिकल के अंदर होता हुआ देखने को मिलेगा। और काफी अच्छा आर्टिकल है, अलग अलग तरह के जो एस्पेक्ट्स उनको यहाँ पे पिक किया गया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे पहला तो डाटा दिया गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि करंट स्टेटस क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे इसका जो टोन है वो सेट होनी शुरू हो जाती है इस आर्टिकल की, कि किस तरह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। क्लियर। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब है कि दोनों तरह से जो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो विंडो है यानी कि टाइम है डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो बेनिफिट्स उसको रीप करने का, उसको यूज करने का, वो बहुत कम है। क्योंकि फिर बड़े जल्दी हम लोग जो वो बुजुर्ग पॉपुलेशन में भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आज यूथ है वो कल को बूढ़ा होगा। और नई जो हमारी TFR है, फर्टिलिटी रेट है, उसमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिल रही है। तो यंग फ्यूचर में जो यंगर पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, एल्डरली पॉपुलेशन जो वो ज्यादा होगी। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड जो उसको यूज करने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा कम है। तो एक हिस्सा तो इसका ये है। और दूसरा जो हिस्सा है वो यही है कि जो लोग यंग हैं उनको उनके एस्पिरेशंस के जरिए जो है वो जॉब्स प्रोवाइड करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और फिर यहाँ पे जो वो पूरे का पूरा आर्टिकल जो आपका बिल्ड होना शुरू होता है, जहाँ पे ILO की जो रिपोर्ट है उसको साइड किया जाता है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है जिनमें अलग अलग रीजंस हैं, जैसे स्किल्स जो है वो हमारे पास उतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने के फेवर में नहीं है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो किस तरह से वो लोग जो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनको एक तरह की जो है वो जॉब चाहिए होगी। प्रॉपर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया। क्लियर। तो मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो आप लोगों को इस यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से बिल्ड हुआ। नॉर्मली हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की पॉजिटिव साइड्स के ऊपर जो वो ज़्यादा काम करते हैं। क्लियर। तो इस आर्टिकल को जो आप लोग रीड कर लीजिए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो आप लोग यहाँ पे देखोगे। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो ये आर्टिकल आया हुआ है, देखिए बड़ी बार क्या होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस होने चाहिए। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन बताया गया है, दैट इज इंडियाज 4P मॉडल। तो 4P मॉडल का मतलब चार यहाँ पे P है। सबसे पहला है पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरा है पब्लिक फाइनेंसेस, तीसरा है पार्टनरशिप, और चौथा है पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली इन चार स्टेप्स के जरिए, जैसे इसमें बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन का, कि किस तरह से जो है वो वहां पे स्वच्छ भारत मिशन में सबसे पहले लीडरशिप ने काम किया। मतलब 2014 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने लाल किला से कहा कि मैं जो है वो भारत को बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री बनाऊंगा। क्लियर। उसके बाद सरकार ने उसको फाइनेंस करना शुरू किया, पब्लिक फाइनेंसिंग होनी शुरू की। फिर पार्टनरशिप हुई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बाकी है ना, सिविल सोसाइटी है, उसके साथ पार्टनरशिप होनी शुरू की। और लास्ट में पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को बताया गया कि इसका क्या बेनिफिट है। अब लोग खुद इंश्योर कर रहे हैं, पंचायतें खुद इंश्योर कर रही हैं, सिविल सोसाइटी खुद इंश्योर कर रही है कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, वहां पे जो वो ओपन डिफिकेशन ना हो। तो बेसिकली किसी भी चीज को अगर सक्सेसफुली अचीव करना है तो वहां पे इंडिया का जो 4P मॉडल है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया। तो ये आर्टिकल जो आप लोग रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन और बाकी स्कीम्स के साथ, बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के साथ इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो उसको लिंक किया गया है, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप आ गया, क्लियर, पार्टनरशिप आ गया, उसके साथ साथ जो है वो हमारा पब्लिक फाइनेंसिंग आ गया। क्लियर। और साथ में जो वो पीपल्स पार्टिसिपेशन आ गया, जहाँ पे जन आंदोलन में जो ये परिवर्तित हो चुका है। तो काफी अच्छा आर्टिकल जो ये है, तो इसको भी आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज न्यूआंस्ड अप्रोच इन दी साउथ चाइना सी। तो अब हम लोग देख रहे हैं न्यूआंस्ड बेसिकली क्या रहता है कि ऐसे जहां पे आपने रिएक्ट तो कम किया होता है लेकिन इम्पैक्ट जो है उसका बहुत ज्यादा होता है। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो देश के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बेसिकली जो वो मनीला गए हुए थे, फिलीपींस गए हुए थे, तो वहां पे जो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो फिलीपींस है उसकी नेशनल सॉवरेनिटी जो है उसको इंडिया जो वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इन जनरल अब इंडिया धीरे धीरे जो वो चाइना के प्रॉपरली डायरेक्टली अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने और दूसरे देशों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के जो संदेश है वो दे रहा है। यहाँ पे एक रीजन दिया गया पॉलिसी इवोल्यूशन। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब हम लोग जाके वहां पे क्यों कर रहे हैं, जो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है। तो पहले जो वो इंडिया की एक पॉलिसी हुआ करती थी, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, बेसिकली हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था कि हम जो लोग चाह रहे हैं कि ठीक है जी वहां पे
नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ठीक है जी, ओएनजीसी को वहां पे भेज दिया और रिसोर्सेज जो है उनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसने जो वो चेंज कर दिया, उसने लुक ईस्ट से इसको चेंज कर दिया, दैट इज एक्ट ईस्ट। तो एक्ट ईस्ट में इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो आएंगे आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजिक और मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो धीरे धीरे जो इंडिया भी वहां पे एग्रेसिवली अपने स्टांस जो है वो प्ले कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरा यही वाला रीजन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज कॉम्प्लेक्स टाइज विद चाइना। तो चाइना के साथ 2020 वाला जो जिक्र है वो यहाँ पे हुआ है कि किस तरह से जो उसके बाद हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आई। और लास्ट आ गया दैट इज योर एशियन फैक्टर। तो एशियन जो वो किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जो वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो इस तर्ज के ऊपर जो भी आर्टिकल है, और काफी आई थिंक अच्छा आर्टिकल है ये भी, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि इंडिया और एशियन के साथ, इंडिया चाइना के साथ तो बहुत बार देखते हैं, एशियन कंट्रीज के साथ जो इंडिया धीरे धीरे जो अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे रेलिवेंट है। तो बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंडिया के द्वारा रिसेंटली क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उस तर्ज के ऊपर इस आर्टिकल को आपको रीड जरूर करिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, ए वर्ल्ड इन डिसरे, कंसर्न अबाउट द फ्यूचर। क्लियर। तो देखिए ये बेसिकली जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे जो राइटर है उन्होंने पूरा प्रेजेंट सिचुएशन बताया हुआ है कि किस तरह से जो बहुत बड़ी लीडरशिप है उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। जो करंट जितने भी एग्रीमेंट्स उनके कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी की बात नहीं मान रहा है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो वो क्रिएट होंगी। तो इन जनरल पूरे का पूरा, चाहे वो रशिया की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, चाहे हम लोग इसराइल और हमास की बात करें, इन जनरल इसराइल, और आजकल तो वो है ईरान की बात करें, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की डिस्ट्रप्शन की बात करें, तो सारे के साथ चाइना की बात करें, तो सारे के सारे जो कहानियां हैं वो यहाँ पे मेंशन है। उसके साथ साथ कैसे यूएसए थोड़ा सा वीक हो रहा है, नाटो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, चाइना के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसके कारण हर चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें हम लोगों को परिवर्तन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो इनको जो आप लोग एक बार जरूर पढ़िए। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। बाकी कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।